अभिसार शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी गुप्त चुनावी चंदे के जरिए उगाहे गए 2669 करोड़ रुपए का हिसाब देगी? आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, वो पूरे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और सबसे बड़ी बात, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल उठा रहा है। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये खबर कहीं और नहीं, चुनाव आयोग की वेबसाइट में आज से 2 दिन पहले आई थी, या कहा जाए 1 दिन पहले आई थी। और खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, साल 2020 और 21 में गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भाजपा को मिले थे 752 करोड़ रुपए। 752 करोड़ रुपए 2020 और 2021 में, और एक साल बाद उसमें 154% का उछाल आता है और फिर भारतीय जनता पार्टी को मिले 1917 करोड़ रुपए। एक साल पहले मिले 752 करोड़ रुपए और एक साल बाद मिले 1917 करोड़ रुपए। अब इन दोनों को ऐड किया जाए, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है? 2669 करोड़ रुपए, यानी 2669 करोड़ रुपीस। यह सब बीजेपी को मिला चुनावी चंदे के जरिए। और आप जानते हैं इन 2 सालों में, यानी कि 2020-21 और 21-22 में जो टोटल चुनावी चंदा, गुप्त चुनावी चंदा राजनीतिक दलों को मिला, उसमें से भारतीय जनता पार्टी की जेब में कितना गया? 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जेब में गया 58%। यानी कि तमाम राजनीतिक दलों को जितना चुनावी चंदा मिला, उसमें से 58% बीजेपी की जेब में गया। आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि यह गुप्त चुनावी चंदा क्या है, तो मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। आपके स्क्रीन पर स्वर्गीय अरुण जेटली, जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री हैं, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो वो एक प्रणाली लेकर आए थे, एक सिस्टम लेकर आए थे जिसे कहते थे सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी गुप्त चुनावी चंदा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी धन्ना सेठ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त तौर पर चुनावी चंदा दे सकता है, चाहे जितना भी पैसा दे सकता है, चाहे वो काला धन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के जरिए कमाया गया हो, चाहे वो आतंकवाद के मदद के जरिए कमाया गया हो। ये तमाम चीजें वो पॉलिटिकल पार्टीज को दान दे सकता था। मगर क्या यह सही मायनों में सीक्रेट था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बार जब आप चुनावी चंदा देते थे तो बैंक आपको एक कोड देता था, और वो कोड सिर्फ आपको पता होता था और बैंक को पता होता था। मगर पिछले दरवाजे से क्या हो रहा था कि सरकार को इस सीक्रेट कोड के बारे में सब कुछ पता था। यानी कि अगर कोई धन्ना सेठ भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा दे तो ठीक है, मगर अगर कोई धन्ना सेठ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी को दे, तो उस कोड के जरिए सरकार यह पता लगा सकती थी कि कौन सा धन्ना सेठ किस विपक्षी पार्टी को कितना चुनावी चंदा दे रहा है। अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को कितना मिला। अब आप सोचेंगे क्योंकि कांग्रेस इस देश का राष्ट्रीय दल है तो भाजपा के बाद उनका नंबर आना चाहिए। नहीं साहब, कांग्रेस दूसरे नंबर पर नहीं, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस को मिला था 2021-22 में 545.7 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 546 करोड़ रुपए चुनावी चंदा, गुप्त चुनावी चंदा तृणमूल कांग्रेस को मिला था। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2021-22 में मिला था 541 करोड़ 20 लाख रुपए 2021 और 2022 में, और उसे 2020 और 22 में मिला था 285 करोड़ 70 लाख रुपए। यानी कि आप देख सकते हैं कि साल 2021-22 में तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस से ज्यादा चुनावी चंदा मिला था। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी को मिले 2669 करोड़ रुपए, मगर क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 2669 करोड़ रुपए में से बीजेपी ने कितने खर्चे? हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों। यह है चुनाव आयोग की वो रिपोर्ट जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1501 करोड़ रुपए खर्चे। यानी कि मिले कितने थे? 2669 करोड़ रुपए, और उसमें से खर्चे गए 1501 करोड़ रुपए। वो बाकी 1000 करोड़ रुपए कहां गए मित्रों? बताइए दीदी, ओ दीदी, भैया, ओ भैया, कहां गए 1100 करोड़ रुपए? मगर मुद्दा सिर्फ ये 1100 करोड़ का नहीं है। मुद्दा क्या है आप समझ रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी के जेब में गुप्त चुनावी चंदे के तौर पर 58% पैसा जा रहा है। अब आप समझे,
जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है तो उनकी खरीदारी किस पैसे से की जाती है? नंबर 2, अब आप समझे कि धन्ना सेठ काले धन को सफेद कैसे करते हैं। अब आप समझे कि जब सरकार को यह पता होता है कि किस औद्योगिक घराने ने उसे कितना पैसा दिया, तो उसकी एवज में सरकार उन औद्योगिक घरानों को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। अब आप समझे दोस्तों कि औद्योगिक घरानों को क्यों मुंह मांगा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। क्योंकि हकीकत है दोस्तों कि जब आप इतनी आसानी से पॉलिटिकल पार्टीज को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए पैसे दे सकते हैं, तो सरकार भी तो आपका ख्याल रखेगी, और सरकार उनका भी ख्याल रखती है जो विपक्ष को चंदा देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आप चंदा देते हैं तो बैंक आपको एक कोड देता है। अब वो कोड आपके और बैंक के पास होता है, मगर सरकार को भी उस कोड का पता चल जाता है, जिसके जरिए वो तमाम औद्योगिक घरानों को परेशान करता है जो विपक्ष को आर्थिक मदद देता है। और मुद्दा सिर्फ गुप्त चुनावी चंदे का नहीं है दोस्तों। पीएम केयर्स फंड, यह फंड कब बना था आपको याद है? जब देश में कोरोना का प्रकोप आया था। क्या आप जानते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप यह नहीं पता लगा सकते कि कौन दे रहा है पीएम केयर्स फंड में चंदा, और पीएम केयर्स फंड में है क्या? आप आरटीआई के अंतर्गत नहीं हासिल कर सकते कि पीएम केयर्स फंड जो है वो कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है। आप बताइए, कहने को यह फंड सरकारी फंड है, कहने को यह फंड जो है प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, मगर आप आरटीआई के जरिए यह पता ही नहीं लगा सकते। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, हमें कैसे पता कि यह पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि गुप्त चुनावी चंदा जो 58% बीजेपी के जेब में जाता है, मगर यह जो पीएम केयर्स फंड है यह कहां जा रहा है हमें पता ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यही वजह है कि कर्नाटक में आसानी से सरकार गिर जाती है विपक्ष की? क्या यही वजह है कि राजस्थान में सरकार को गिराने का प्रयास होता है? क्या यही वजह है कि साम दाम दंड भेद, डराकर, धमकाकर, पुचकार कर, पैसा दिखाकर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है? क्या यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार जो है वो गिर जाती है और उसके मुखिया को आप राज्यसभा भेज देते हैं, मंत्री बना देते हैं, और वो भी नागरिक उड्डयन मंत्री? ये प्रश्न है, तथ्यों के आधार पर प्रश्न है, जिनका जवाब दिया जाना जरूरी है। दोस्तों, हकीकत यह है कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा जो स्वर्गीय अरुण जेटली लेकर आए थे, वो एक अभिशाप है और उसके अलावा कुछ नहीं। जब सरकार सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आने वाली थी, उस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग दोनों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। दोनों ये कह रहे थे कि इसके जरिए सरकार जो है वो फायदे में रहेगी, विपक्ष नुकसान में रहेगा। दोनों ने यह कहा था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगी, दोनों ने यह कहा था इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लगातार ये बातें कह रहे थे वो, मगर उसे सरकार ने अनसुना कर दिया। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले मैंने शो किया था इसी मंच पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरह से सरकार पर आपत्ति दर्ज की थी। मैं चाहूंगा आप मेरी वो रिपोर्ट देखें जो आज से 2 साल पहले मैंने आपके सामने पेश की थी। उस वक्त आप में से कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। सुनिए मैंने क्या कहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद कुछ आपत्तियां दर्ज की थी इस बिल पर, इस इलेक्टोरल बॉन्डिंग के बिल पर, और वो आपत्तियां क्या थी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। आपत्ति नंबर 1, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपत्ति नंबर 2, भारतीय करेंसी पर, भारतीय पैसे पर भरोसा टूटेगा। आपत्ति नंबर 3, केंद्रीय बैंकिंग कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर ही खतरा आ जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बात कही थी जो उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ेगा, यानी कि जो हमारे चुनाव होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकेंगे, सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर इसका इरादा यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला व्यक्ति, संस्था या इकाई राजनीतिक दल में दान दे सके, तो वो तो आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है, यह तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। और आरबीआई ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल वजूद में आ जाता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि जो स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, वो बिगड़ जाएगी। आरबीआई ने सख्त हिदायत दी थी, मगर सरकार ने तो मन बना लिया था। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। चुनाव आयोग के बारे में सरकार ने सदन में झूठ बोला था, क्योंकि सरकार से पूछा गया था कि जब आप ये चुनावी चंदा, ये सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आए थे, तो क्या चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी? तो सरकार ने कोरा झूठ बोल दिया कि नहीं साहब, कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी।